प्यार, धोखा, हवस, मर्डर और सस्पेंस की ये कहानी किसी भी दूसरे क्राइम थ्रिलर से इसलिए अलग है क्योंकि इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी को कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक नोवेल चला रहा है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें ज्वालापुर शहर को दिखाया जाता है जहां नदी में एक आदमी तैर कर जा रहा होता है। ये सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको लास्ट में पता चलेगा। इसके बाद हम रानी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर पर कुत्तों को मांस के टुकड़े खिला रही थी। तभी अचानक उसके पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। जहां ये धमाका हुआ वो उसी का घर था। वो घबराते हुए घर के अंदर जाती है। घर में शायद सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब रानी देखती है कि वहाँ एक कटा हुआ हाथ पड़ा था जिसमें रानी नाम लिखा था। वो हाथ उसके पति रिसु का होता है जो उस धमाके में मर चुका था। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर को बताता है कि पूरी बॉडी जली हुई है, सिर्फ ये हाथ मिला है। इसके सर पर गहरी चोट है। ऐसा लगता है कि मौत ब्लास्ट से पहले हुई। ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। बस एक बार हथियार मिल जाए कातिल भी मिल जाएगा। अब इंस्पेक्टर का पूरा शक उस मरे हुए रिसु की बीवी रानी पर जाता है। यहाँ से सीन 6 महीने के फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें रिसु को दिखाया जाता है। वो और उसकी पूरी फैमिली रिसु के लिए लड़की देखने दिल्ली जा रहे थे। जब वो लड़की के घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो रानी ही होती है। रानी रिसु को चुपके से देख रही होती है। तभी उसकी मासी वहाँ कहती है कि लड़का ज्वालापुर शहर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर है, सीधा सा लड़का है, ज़्यादा मत सोच। और वैसे भी तुम्हारे पहले के जितने बॉयफ्रेंड्स थे उनसे तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब उसकी मासी रिसु से कहती है कि रानी तुम्हें किचन में बुला रही है। रिसु काफ़ी सीधा साधा लड़का है तो वो वहाँ जाकर काफ़ी नर्वस हो जाता है और वो वहाँ कुछ नहीं बोलता। तो रानी ही अपने बारे में बताने लगती है कि उसने लिटरेचर में पढ़ाई कर रखी है और टाइम पास के लिए एक सैलून में मैनेजर का काम करती है और घर का काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी मैं सुशील संस्कारी तो हूँ ही। वो रिसु से पूछती है कि आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है क्या? वो बेस्ट क्राइम नॉवेलिस्ट हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। रिसु उससे कहता है कि उनके बारे में तो आज ही आपके मुंह से सुना है। यहाँ रानी उससे उसकी हॉबीज़ पूछती है तो वो बताता है कि वो इंजीनियर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ है और छुट्टी के दिन पड़ोसी लोग पंखा फ्रिज ठीक करवाने के लिए घेर लेते हैं। तो रानी उसे उसी बात पर किचन का ख़राब पंखा ठीक करने को कह देती है। अब रिसु की माँ परेशान हो रही होती है कि वो किचन में क्या कर रहा है और वो वॉशरूम के बहाने जाकर देखती है तो उसका बेटा तो वहाँ किचन में पंखा ठीक कर रहा होता है। यहाँ रिसु को रानी काफ़ी पसंद आ गई थी। वो उसी से शादी करना चाहता था पर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि जो सीन उसने किचन में देखा था इससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था, जिसे वो रिसु से कहती भी है कि तुम दोनों की नहीं पटेगी और तुमसे वो लड़की हैंडल भी नहीं हो पाएगी। लेकिन रिसु उसके प्यार में पागल हो गया था। दोनों परिवार की रजामंदी के बाद रिसु अपनी शादी की तैयारियों के साथ ही रानी को खुद के साथ इमेजिन भी करने लगा। अब वो चश्मे के बजाय कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने लगा था। उसके फेवरेट क्राइम नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की एक बुक कसौली का कहर भी पढ़ने लगा और तो और उसने अपने हाथ में उसके नाम का परमानेंट टैटू तक गुदवा लिया। अब उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ रानी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। रिसु की मौत के 2 महीने बीत चुके हैं पर इंस्पेक्टर को यही लग रहा था कि रानी ही खूनी है। वो सीधे रानी से कहता है कि बताओ क्यों मर्डर किया अपने पति का, कैसे एक नीच औरत इतने प्यार करने वाले पति को मार सकती है। उसने नाम तक गुदवा रखा था तुम्हारे नाम का और तुमने उसके चीथड़े उड़ा दिए। आगे वो इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे थे तो वो बताने लगती है और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि रानी अब शादी करके रिसु के घर आ जाती है। उस रात उन दोनों के बीच बिना कुछ हुए ही रानी सो जाती है। अगली सुबह रिसु के ऑफिस जाने के टाइम 10:30 बजे वो अपने कमरे से निकलती है। रिसु उसके लिए चाय बनाने जाने वाला होता है पर मम्मी जी उसे रोकती है और वो चाहती है कि किचन का काम वो खुद से करे। यह रानी कहती है कि मुझे तो कुछ भी बनाने नहीं आता और यहाँ बहू के होते हुए भी किचन का सारा काम मम्मी जी को करना पड़ता है, जिससे सास बहू के बीच कुछ न कुछ नोक झोंक चलता ही रहता है। अब रात में रानी रिसु को रिझाने के लिए सेक्सी सा कुछ पहन कर आती है और इनडायरेक्टली उस तरह की बातें भी करती है पर रिसु उसे देखकर कुछ नर्वस सा हो जाता है। रानी उससे पूछती है कि क्या मुझसे पहले किसी लड़की को शादी के लिए देखा था? तब रिसु कहता है कि हाँ, एक लड़की देखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसे इटालियन खाना बनाने भी आता था। अब रानी का कुछ और ही मूड था लेकिन रिसु उस लड़की की कहानी सुनाने लगा था। इस बात पर वो काफ़ी भड़क जाती है और उसे सुनाते हुए कहती है कि अरेंज मैरिज में तुम्हें घर बैठे बैठे बिना मेहनत के, बिना घुमाए फिराए, बिना पापड़ बेले एक खूबसूरत हॉट लड़की मिल गई तो उसकी वैल्यू नहीं है। जिस तरह से हड़काते हुए वो चिल्लाती है उससे रिसु सीधे बाथरूम में घुस के बैठ जाता है।
रानी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो अगले दिन उसने रिसु के पापा के बाल पूरे कलर कर डाले थे और वो घर का कोई काम नहीं करती। ये सब देखकर उसकी सास फिर से उस पर भड़कती है। उन्होंने सोचा था कि लड़की काम काजी होगी, घर संभालेगी, पर उसे तो सिर्फ पार्लर का काम आता है और वो बस उसी में इंटरेस्ट लेती है। अब रिसु का दोस्त अफजर उसे सलाह देता है कि तुम्हें रानी को थोड़ा कामकाजी बनाने के अलावा उसे रिझाना चाहिए, उसे वो खुशी देनी चाहिए जो वो तुमसे चाहती है। इस बात को रिसु मान जाता है और घर जाकर बेड पर रानी को रिझाने के लिए बैठ जाता है। रानी को भी अपनी मासी और माँ से यही एडवाइस मिली थी, तो वो भी यही करती है। अब उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रिसु के दिल का दरिया तो शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही बह जाता है। रानी का मूड इस बात से काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो वो अपने सारे अरमान दबाकर चुपचाप सो जाती है। उधर रिसु भी खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। कुछ देर बाद रिसु उठता है और वॉशरूम चला जाता है। तभी रानी को उसकी मासी और मम्मी का कॉल आता है। उसकी मासी रानी से पूछती है कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ कि नहीं। तब रानी एकदम उखड़े मन से फ़ोन पर कहती है कि बोला था मैंने लव मैरिज करने दो मुझे, उसे तो बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है। जुगनू निकला वो, 1 सेकंड में 1000 वॉल्ट की रोशनी और फिर फुस, कहाँ फंसा दिया ज्वालापुर में, कोई ज्वाला नहीं जलने वाली हमारे बीच, फुस की निकला ऋषभ सक्सेना। ये सारी बातें रिसु बाथरूम के अंदर से सुन लेता है। उसे काफ़ी बुरा लगा और वो अपने दोस्त से कहता है कि माँ सही कहती थी, नहीं संभलेंगी हमसे, हमारी सारी प्राइवेट बातें अपने घर वालों को बताती है यार। अब वो रानी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। रानी उससे बात करने की कोशिश करती रहती है, पर रिसु उससे ठीक से बात नहीं करता। एक दिन रानी उससे पूछ ही लेती है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों भाग रहे हो मुझसे। तब रिसु उसे बता देता है कि उस दिन उसने तुम्हारे घर वालों के साथ हुई सारी बातें सुन ली थी। वो रानी से पूछता है कि कैसा लड़का आपको चाहिए था रानी जी। रानी कहती है कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, प्यार में पागल हो, कभी कभी तो बाल खींच ले, कभी कभी चूम ले, थोड़ा सरफिरा हो। रिसु कहता है आपको तो 5-6 लड़के एक साथ चाहिए रानी जी, अब एक में कहाँ मिलेगी ये सब। रानी कहती है कि एक लड़के में 1-2 तो हो सकती है ना, कि वो भी मुश्किल है। रिसु कहता है कि आपको जैसा भी लड़का चाहिए था 6 in 1, अब मिला तो यही है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद से रिसु और रानी की दूरियां बढ़ती चली जाती है और उन दोनों में बातचीत बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। रानी पुलिस वालों को बताती है कि मैंने काफ़ी कोशिश की थी उसके करीब जाने की, उसने तो लगता है कि अपने दिल से मुझे निकाल ही दिया था। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद एक दिन रानी देखती है कि रिसु किसी लड़की से बात कर रहा था। ये देखकर वो एकदम से जल जाती है और वो उसी टाइम रिसु के पास जाकर उसे उल्टा सीधा सुना देती है। कुछ दिन बाद किसी बात पर फिर से दोनों के बीच बहस, और ऐसे ही इस उलझे हुए बिगड़ते रिश्ते के बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब घर में मम्मी जी की बहनोई का भांजा, जिसका नाम नील होता है, वो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आता है। रानी उससे मिलती है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। वो रानी को बताता है कि वो टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग कराता है। वहाँ रहकर नील को एहसास हो जाता है कि रिसु और रानी की आपस में नहीं बनती है, पर यहाँ नील बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा रानी अपने ख्यालों में सोचती थी, तो वो धीरे धीरे उससे अट्रैक्ट होने लग जाती है। रानी ने किचन में कभी भी कोई काम नहीं किया था, पर वो नील के लिए चाय बनाकर ले जाती है। अब यहाँ किचन में रानी का इंटरेस्ट देख रिसु भी उसकी हेल्प करता है। नील उसके हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जताता है, तो अब रानी खाना भी बनाने लग जाती है। रिसु को लगता है कि शायद रानी उसे मनाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। वही मम्मी जी भी उसे ये सब करते देख काफ़ी खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है, तो नील उसके बालों को कान के पीछे करके चला जाता है। रानी उसके कमरे में जाकर दोबारा ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो तो पहले से नील से अट्रैक्टेड थी। तभी उसके बीच एक मोमेंट बन जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले सीन में नील मटन खाने की इच्छा जताता है। रानी प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन उसके लिए मटन बनाने को भी तैयार हो जाती है। मम्मी जी घर में मटन बनाने को राजी नहीं होती, तब रिसु उसे एक अलग किचन देता है मटन बनाने के लिए। इधर प्रेजेंट में रिसु के दोस्त और पड़ोसी से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर को नील के बारे में पता चलता है, तो रानी से पूछता है कि नील त्रिपाठी के साथ आपके कैसे संबंध थे, कुछ शारीरिक भी थे क्या। इस पर रानी कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी कहते हैं कि संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है। इस पर इंस्पेक्टर डायरेक्ट दूसरा सवाल दाग देता है कि आपने और आपके लवर ने मिलकर कोई प्लानिंग नहीं की। अब यहाँ फ्लैशबैक में नील रानी से कहता है कि अगले हफ्ते मेरी यहाँ से वापसी है, तो इस पर रानी कहती है कि ठीक है, अगले हफ्ते मैं भी दिल्ली निकल लूँगी, फिर वहाँ से सीधे तुम्हारे पास। और फिर वो खुशी के मारे शाम को नील के लिए मटन बनाकर लाती है। तब मम्मी जी बताती है कि रिसु को बाद में खिला देना, और नील तो अचानक से सामान पैक करके चला गया।
अब ये सब सुनकर रानी शॉक्ड हो जाती है कि वो ऐसे कैसे अचानक से जा सकता है। तब उसे समझ आता है कि वो गया नहीं बल्कि भाग गया है रानी को छोड़कर। रात को रिसु घर आता है तो रानी उसे मटन खिलाती है। रिसु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके लिए बनाया है। वो रानी से कहता है कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो, लेकिन बात यह है रानी कि आप इतना ज़्यादा खूबसूरत हो कि आपको देखकर नर्वस हो जाता हूँ, और अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। वो रानी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि एक नए सिरे से शुरू करते हैं। लेकिन तभी रानी उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसने ये मटन नील के लिए बनाया था। वो कहती है कि मैं उससे प्यार करने लग गई थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, पर वो धोखा देकर भाग गया। ये सब सुनकर रिसु उस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बस भरे हुए मन से इतना ही कहता है कि मटन अच्छा बनाया है, और इसके बाद वो चुप सा हो जाता है। वो बस खाना खाते रहता है और रानी देखती बस रहती है। इंस्पेक्टर इस कहानी पर यकीन नहीं करता और कहता है कि हमें शक है कि आपने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को मारा है, क्योंकि उसके सर पर घाव का निशान है भारी चीज से। यहाँ इंस्पेक्टर उस हथियार और उसके लवर को कहीं से भी ढूंढ के निकालने की बात कहता है। आगे कहानी में रिसु अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद अंदर ही अंदर टूट चुका था। अपनी पत्नी के प्यार में जो उसने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था उसे भी हटा देता है और वापस चश्मा पहनना शुरू कर देता है, और फिर नील से मिलने के लिए दिल्ली चला जाता है। जब वो नील को देखता है तो गुस्से में स्क्रू ड्राइवर लेकर नील पर हमला कर देता है। वो नील को मार नहीं पाता, पर नील उसे बहुत मारता है। अब रिसु घर वापस आ जाता है। तब रानी उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। तब रिसु कहता है कि वो नील से पीट कर आ रहा है। तुमने जो उससे इतना प्यार किया, लेकिन उसने नहीं किया तुमसे। यहाँ रानी अपने किए के लिए रिसु से माफ़ी मांगती है, पर रिसु उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यही बेहतर होगा सबके लिए। मैंने तुमसे इतना प्यार किया ना रानी कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन अब शायद तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। अब मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब रानी जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर रिक्शा रोक रही होती है, पर कोई रिक्शा नहीं रुकता। तभी वहाँ पर कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और रानी को छेड़ने लगते हैं। ये सब देखकर रिसु वहाँ आता है और उसे अंदर जाने को कहता है। वो लड़के नील के ही दोस्त थे जो नील का नाम ले लेकर रिसु को चिढ़ाने लगते हैं। रानी घर से देखती है कि उसकी वजह से रिसु इतना सब कुछ सह रहा है। वो कहती है कि गलती मैंने की और भुगत रिसु रहा था। एक नील था जो भाग गया और एक रिसु था जो मेरे लिए दुनिया से लड़ रहा था। ये सब देखकर वो फैसला करती है कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। वो रिसु के पास जाकर कहती है कि जो सज़ा देनी है दे देना, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूँगी मैं। रानी इंस्पेक्टर को अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि पता नहीं ये मेरी जिद थी, मेरा प्यार था या मेरा पश्चाताप। इधर रानी को देख देख कर रिसु के मन में रानी और नील के इंटीमेट होने के ख्याल आने लगते हैं, और उसके अंदर रानी को लेकर पूरा गुस्सा भर चुका था। और इसी गुस्से में कभी वो सीढ़ी पर पेपर सॉप लगाकर रानी को सीढ़ियों से नीचे गिराता है, तो कभी उसके किचन में जाने से जस्ट पहले गैस स्टोव ऑन कर देता है, लेकिन हर बार रानी बचती जाती है। और ये सब रानी को पता होता है कि रिसु अपना पूरा गुस्सा उसे चोट देकर उतार रहा है। यहाँ रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में खून सवार था। मरते मरते बची हूँ कई बार, पर कहते हैं ना कि नफरत भी उसी से होती है जिससे प्यार बहुत होता है। अब रिसु मेरा पति नहीं बल्कि मेरा आशिक बन चुका था, ऐसा आशिक जिससे मैं बहुत प्यार करने लगी थी। इतना प्यार कि अपनी अकल, बुद्धि, यहाँ तक कि जान तक गंवाने को तैयार थी मैं। पंडित जी लिखते हैं कि अभी उनकी आंख में खटक रही हो तो क्या, कभी तो दिल में धड़कूंगी। यहाँ इंस्पेक्टर जवाब में कहता है कि मैडम आप खुद पागल हैं कि हमें पागल बना रही हैं। इस पर रानी कहती है कि सर, पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसे। पंडित जी अपने किताब में लिखते हैं कि अमर प्रेम वही है जिसमें खून के हल्के हल्के छींटे हो, ताकि उसे बुरी नज़र ना लगे। मैं बस इंतज़ार कर रही थी माफ़ी का। फिर एक दिन रिसु छत पर अपने दोस्त अफजर के साथ दारू पार्टी कर रहा होता है। रानी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो नशे में अपनी बीवी के सामने अपने दोस्त से दुखी मन से कहता है कि ये पूरा ज्वालापुर जानता है कि मेरी बीवी ने मुझसे नहीं, मेरे मौसेरे भाई से प्यार किया। हम साले शराफत दिखाते रहे, लेकिन लुटेरे आके हमारी मोहब्बत को लूट के चले गए, हमारी नाक के नीचे से। अफजर उन दोनों को देखकर कहता है कि साले तुमने ज़्यादा पी ली है, सुबह बात करते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। रिसु की ये चुभने वाली बातें सुनकर रानी छत की बाउंड्री पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो रिसु से कहती है कि मौका दे रही हूँ, दे दो धक्का और एक ही बार में मुझे मार डालो। रिसु उसके पास जाके कहता है कि कहा था ना चली जाओ यहाँ से, मार दूंगा तुम्हें।
रानी कहती है कि जिसको मारना होता है ना वो मार ही देता है। वो आगे रोते हुए कहती है कि मारना है तो मार दो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रिसु, तुमने मुझसे इतना प्यार किया कि मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैं नील के पास कैसे चली गई। तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना सा भी प्यार बचा है तो मैं उससे काम चला लूँगी। दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं क्या रिसु, प्लीज़। यहाँ रिसु अपने लिए पत्नी के पश्चाताप और प्रेम को समझकर उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों गले लगकर खूब रोते हैं। अब इसके आगे उन दोनों में धीरे धीरे करीबियाँ आने लगती है। उनके प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है और कुछ ही दिनों में अब सब कुछ ठीक हो गया था। फिर ऐसे ही एक दिन वो दोनों कहीं घूमने गए होते हैं। तभी वहाँ एक बाइक वाला आता है और साइड से उनकी कार से टकराता है, जिसकी वजह से उसके कार का शीशा टूट जाता है। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि नील होता है। रानी उसकी शक्ल देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है और अपनी कार से निकलकर उसकी बाइक का भी शीशा तोड़ देती है। यहाँ नील रिसु से कहता है कि जो बैठी थी उसे उतार दिया मैंने। वो रानी के लिए कहता है कि पीछे जगह खाली हो गई है, पूछ लीजिए बैठेगी क्या। ये सुनकर रिसु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी भगाकर नील का पीछा करने लगता है। रानी उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दोनों देखती है। वो देखती है कि रिसु भले ही सीधा आदमी था पर उसके लिए कुछ भी कर सकता था। रिसु गाड़ी भगाता है और नील को ठोकने लगता है, पर वो वहाँ से भाग लेता है। यहाँ रिसु की कार खराब हो जाती है तो वो मैकेनिक के पास उसे ठीक करवाने ले जाता है। वहाँ रिसु और रानी बातचीत करते हुए गैराज के पीछे एक कबाड़ जैसे खाली कमरे में चले जाते हैं और इसी बीच वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस वहां उसके घर में पूछताछ करने गई होती है। घर की पड़ोसन ने उसे बताया था कि पहले नील घर के अंदर गया था, फिर उसके 15 मिनट बाद रिसु अंदर गया और उसके कुछ देर बाद रानी बाहर निकल कर आई थी। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछताछ के लिए वहां खड़े एक रिक्शा वाले को बुलाता है। रिक्शा वाला बताता है कि वही रानी को बैठाकर मार्केट ले गया था, फिर वहां उसने वेट किया, फिर वही वापस उसे घर छोड़ने आया था। वो उतरने के बाद कुत्तों को मांस के टुकड़े खिलाने लगी थी और तभी वहां पर धमाका हो गया। अब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है और ये मैडम इतनी टेंस सिचुएशन में अपने पति और लवर को अकेला छोड़ के मार्केट घूमने क्यों निकली। तभी उसको एक कॉल आता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाई पड़ता है कि एक लड़का नदी में कूदकर तैरकर भाग रहा था। ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इंस्पेक्टर को समझ आता है कि वो नील है जो रिसु को मारकर भागा है। तभी वहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम 2 महीने से एक भाभी जी के केस पर लगे हुए हो और तब भी खूनी को नहीं पकड़ पाए, तो अब मैं तुम्हें दूसरे केस में लगा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिसर से 2 दिन की और मोहलत मांगता है तो ऑफिसर उसे 2 दिन का और टाइम दे देता है। अब इंस्पेक्टर नील के नदी में तैरने वाला वीडियो रानी को दिखाता है और उससे पूछता है कि नील कहाँ पर है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। फिर उसे अंदर ले जाकर खूब मारते पीटते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। अब इंस्पेक्टर उसे छोड़ने को कहता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो लाइव डिटेक्टर लगाकर सच पता लगा लेगा। रानी को अगले दिन लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो पहले वॉशरूम जाने के लिए बोलती है और वहाँ वो अपने चप्पल में एक कील घुसा देती है। लाइव डिटेक्टर हार्ट बीट को मेजर करके सच और झूठ का पता लगाता है, लेकिन अगर हार्ट बीट पहले से ही तेज होगी तो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो कील के चुभने से उसे दर्द हो रहा था और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो चुकी थी। अब उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। तब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। वो बताती है कि उस दिन रिसु के मम्मी पापा बरेली गए थे एक शादी के लिए और उस दिन रिसु के कुछ दोस्त आने वाले थे, तो रानी खाने का इंतजाम करने के लिए रिसु को कुछ सामान लाने को कह देती है। रिसु सामान लेकर वहाँ से जल्दी लौट आता है। जब वो घर आता है तो वहाँ नील आया हुआ था और रानी से बात कर रहा था। रानी रिसु से कहती है कि ये यहाँ पर बस मुझे परेशान करने के लिए आया है। तब रिसु रानी को बाहर जाने को बोल देता है और रानी से कहता है कि हम दोनों भाई आपस में निपटा लेंगे, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ बात करेंगे। रानी फिर सामान लेने को निकल जाती है। वो कसाई के यहाँ जाकर मीट का बहुत बड़ा टुकड़ा लेती है और वापस आकर कुत्तों को खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो रिसु का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। लाइव डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। इसके बाद डॉक्टर नोटिस करता है कि रानी लंगड़ा कर चल रही थी। तब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी का चप्पल उतरवाने से उसे पता चलता है कि उसके अंदर कील गड़ी हुई थी, इसलिए उसकी हार्ट बीट तेज थी। अब उसे फिर से दोबारा सवाल किए जाते हैं कि उसने रिसु को मारा या नहीं, जिसके जवाब में वो ना में जवाब देती है। लेकिन फिर भी लाइव डिटेक्टर कोई भी झूठ पकड़ नहीं पाता।
अब सीनियर ऑफिसर ने जो उसे 2 दिन की मोहलत दी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया था कि मर्डर रानी ने किया है या किसी और ने। तो ऑफिसर अब उस इंस्पेक्टर को इस केस से हटाकर दूसरे केस में लगा देता है और यहाँ हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे एलिगेशन हटा दिए जाते हैं और इस केस की फाइल अब बंद हो जाती है। हालांकि इंस्पेक्टर के दिमाग से इस केस का भूत नहीं उतरा था, क्योंकि उसने इस केस को काफ़ी पर्सनली ले लिया था। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं और अब उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और वहाँ जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन पहुँचता है। तभी उसे बुक स्टॉल पर उसी नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की बुक कसौली का कहर दिखता है, जो रानी पढ़ा करती थी। इंस्पेक्टर उसे पढ़ने के लिए खरीद लेता है और जब वो उस बुक को पढ़ रहा होता है तब यहाँ सारे राज खुलते जाते हैं कि उस दिन आखिर असलियत में हुआ क्या था। यहाँ से सीन फिर से उसी मर्डर वाले दिन के फ्लैशबैक में चला जाता है, जब रिसु उस दिन सामान लेकर जल्दी घर आ जाता है और वो नील को रानी से बात करते हुए देखता है। रानी उसे बताती है कि ये ज़बरदस्ती मुझे परेशान करने आया है। नील तब रानी को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसके बारे में गलत चीज़ें बोलने लगता है। साथ ही रिसु से ये भी कहता है कि उसके पास रानी के उस दिन वाले वीडियोस और फोटोज़ हैं जो कि वो हर जगह फैला देगा। इस पर रिसु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है, लेकिन नील उस पर भारी पड़ जाता है और वो रिसु का गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी रानी नील के सर पर उसी मीट के टुकड़े से हमला कर देती है। मीट का टुकड़ा इतना हैवी था कि उसी वक्त नील वहाँ पर मर जाता है। अब दोनों एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन रिसु उसे ऐसा करने से मना कर देता है। रानी कहती है कि मर गया ये, मैंने मार दिया इसे। रिसु कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था, गलती से मरा है। वो आगे कहता है कि तुम इसकी मौत की वजह से जेल में नहीं जाओगी। तब रिसु के दिमाग में दिनेश पंडित के उस नॉवेल का एक किस्सा याद आता है और वो रानी से कहता है कि मैंने दिनेश पंडित की एक ही नॉवेल पढ़ी है, कसौली का कहर। रानी वो किस्सा समझ जाती है और उससे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये पागलपन है, लेकिन रिसु नहीं मानता। वो रानी से कहता है कि जैसा कह रहा है बस वैसा करे। रिसु पहले नील के कपड़े उतार कर खुद पहनता है और फिर उसका हाथ कलाई से काट देता है। उसके बाद वो अपना हाथ काटने के लिए एक कपड़े को हाथ में ऊपर से बांधता है। रानी रोते हुए उससे गले लगती है और ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन रिसु कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा हम दोनों के लिए। ना तो मैं तुम्हें जेल जाने दूंगा और ना ही तुमसे दूर रह सकता हूँ। और फिर वो वहीं पर अपना भी हाथ काट डालता है और अपने कटे हाथ को नील के पास रख देता है। इस दर्दनाक दृश्य के बाद दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं। इसके बाद रिसु रानी को नॉर्मल होकर मार्केट जाने को कहता है। रानी वैसे ही बाहर जाकर वही सब करती है जो हमें दिखाया गया था, और जिस मटन के टुकड़े से उसने नील को मारा था उसे मार्केट जाकर उसके और छोटे टुकड़े करवा लाई थी और उन्हीं टुकड़ों को कुत्तों को खिला देती है। इस तरह कोई भी मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिलता। वहीं नील गैस खोल देता है और वहां आग लगाकर पीछे के रास्ते नदी में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद वहां धमाका हो जाता है और रानी वैसे ही अंदर जाती है और रिसु का कटा हुआ हाथ देखती है। इधर रिसु नदी में तैरने लग जाता है, लेकिन उसका हाथ कटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था, तो वो नदी में बेहोश होकर नीचे डूबने लगता है। तो इस तरह इस नॉवेल को पढ़ते हुए इंस्पेक्टर को समझ आता है कि यहाँ पर रिसु का नहीं नील का मर्डर हुआ था। और वो ट्रेन में नॉवेल के उस आखिरी हिस्से को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक पति हमेशा के लिए अपने प्यार और बलिदान की कहानी लेकर नदी में समा गया। इस कहानी का सच जानने के बाद इंस्पेक्टर ट्रेन में हंसने लग जाता है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्यों हंस रहे हो, तो वो कहता है कि एक पति ने अपना हाथ काट के लवर के डेड बॉडी पर रख दिया अपनी बीवी को बचाने के लिए। इंस्पेक्टर की बीवी कहती है कि आजकल कौन पागल प्यार में ऐसा करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जिसमें रानी को दिखाया जाता है कि रानी ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही थी। तब उसके पीछे हम रिसु को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि रिसु नदी में डूबा नहीं था, वो नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। यहाँ रिसु रानी का हाथ पकड़ता है और उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती है। यहाँ नावल की उस लाइन को सुनाया जाता है कि पागलपन की हद से ना गुजरे तो वो प्यार कैसा, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन मूवी हसीन दिलरुबा का। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।